नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं, कुछ ख़ास बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आए हैं वो थोड़ा हैरानी और परेशानी में डालने वाली बात है। दरअसल आप लोग लगातार ये देख रहे होंगे कि बिहार में सड़कों का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है। हाईवे का निर्माण हो रहा है, मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है और सड़कों के निर्माण से अक्सर लोग बिहार के डेवलपमेंट को आंकने लगते हैं और ये समझते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट जो है सड़कों से हो रहा है। लेकिन ये सड़क निर्माण की राशि कहाँ से आ रही है? कभी आपने इस पे गौर किया है कि बजट से ज़्यादा राशि सड़क निर्माण और पुल निर्माण पे खर्च की जा रही है? तो ये राशि, जो बची हुई राशि है, जो बजट के अतिरिक्त खर्च की जा रही है, वो आ कहाँ से रही है? दरअसल आज हमारी बातचीत इसी मुद्दे पे है। दरअसल वो राशि बच्चों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से आ रही है। सरकार उन्हें स्कॉलरशिप देने के बजाय उनके पैसे जो है वो सड़क निर्माण पे खर्च कर रही है। और इसी चीज़ को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है और उस पे सुनवाई चल रही है। और आज डेमोक्रेटिक चरखा के ऑफिस में जो पिटिशनर हैं, जो यूथ फॉर दलित एंड आदिवासी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इस केस के पिटिशनर भी जो हैं राजीव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस बातचीत के लिए। अ, मेरा पहला सवाल ये है, जो दर्शक भी समझना चाहते हैं और हम भी समझना चाहते हैं, कि ये राशि किन बच्चों के लिए थी, किन समुदाय के बच्चों के लिए थी और ये उन्हें कब से नहीं मिली है और ये राशि कहाँ गई? ये है कि इंदिरा गांधी जी के समय में शेड्यूल कास्ट उन्होंने स्टडी कराया था एससी एसटी और माइनॉरिटी और महिलाओं के ऊपर। तो उस समय उन्होंने कुछ विशेष प्रोविजंस इन वर्गों के लिए किया था। तो इंदिरा जी के समय में ही शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान, जिसको हिंदी में अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना कहते हैं, उसका इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। प्रावधान ये किया कि दलित और आदिवासियों के जनसंख्या के अनुपात में बजट में उनके कल्याण के लिए प्रावधान होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 1 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का बजट है, राज्य या केंद्र कोई भी हो, उसको यदि बिहार है तो बिहार में 15,000 करोड़ रखना पड़ेगा बिहार सरकार को, और वो दलित और आदिवासी के वेलफेयर के लिए, उनके सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए ये चल रहा था। एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो उससे पहले से चल रहा है। 1943 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और वो अनवरत चल रहा था। इसका मेन खासियत ये था कि इस स्कीम के तहत दलित और आदिवासी बच्चों को जो 10वीं के बाद का पढ़ाई होता है उसका पूरा फीस इस योजना के माध्यम से उसको मिलता था। दलित आदिवासी बच्चों को 1 भी रुपया कॉलेज को नहीं देना पड़ता था, तो उन पर बर्डन कम पड़ता था, तो वो अच्छा से पढ़ाई करते थे। दिक्कत ये हुआ कि 2016 में बिहार सरकार ने इस योजना में एक लिमिट लगा दिया। देखा कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो उन्होंने एक लिमिट लगा दिया कि साहब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको 15,000 रुपया देंगे, यदि आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो 90,000 देंगे मैक्सिमम, यदि आप एनआईटी और अदर नेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं तो आपको 75,000 देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब हकीकत में अगर देखें तो आईआईटी का फीस 5 लाख से ऊपर है, आईआईएम का फीस 10-15 लाख के एवरेज में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का फीस 2 से 3 लाख के एवरेज में है। अब ये जो कैप लगाया, लिमिट लगाया, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राष्ट्रीय महत्व के और इम्पोर्टेंस संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में जो पढ़ते थे बच्चे, गरीब बच्चे, उन पर पढ़ा, वो पढ़ाई से वंचित हो गए। 1 नंबर प्रभाव इसका हुआ। दूसरा, जो प्राइवेट संस्थान में पढ़ते थे मेरिट के आधार पर, तो प्राइवेट में भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख फीस है, तो उनको भी 15,000 ही मिला, तो बाकी फीस तो दे नहीं पाए, तो वो भी उससे वंचित हो गए। ये ट्रेंड चलता रहा। फिर 2017-18 से इसको बंद ही कर दिया। ये लिमिट के आधार पर भी जो देता था सरकार, वो भी देना बंद कर दिया। जब हमको 2018 में मैंने आरटीआई लगाया, पता किया, तो पता चला कि ये तो बंद है बिहार में, चल ही नहीं रहा है स्कीम। फिर हमने डिटेल में एनालिसिस करके 2019 में एक पीआईएल दाखिल किया, और पीआईएल में हमने डिमांड किया कि साहब
आपने जो ये लिमिट लगाया है, राज्य सरकार का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 4061, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार सरकार, उसके माध्यम से ये लिमिट लगाया। हमने कहा कि इसको आप ख़त्म कीजिए, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। आप केंद्र सरकार की योजना में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ना कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिएगा। तो हमने, लेकिन नहीं, फिर PIL में हमने इसको मांग किया, कहा कि इस रिजोल्यूशन को क्वेश्चन किया जाए, रद्द किया जाए, और SC/ST के बच्चों का जो 100% फीस है उसका भरपाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर स्कॉलरशिप के माध्यम से करे। राज्य सरकार ने जवाब दिया तो उन्होंने उस समय भी कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो फिर पैसा नहीं है, लेकिन उस समय कहा कि हम इसको चालू करेंगे। 3 साल से बंद है, तो हम हाईकोर्ट को कहा कि हम इसको चालू करेंगे। बहाना लगाया, ऐसे तो सीधे कह नहीं सकते हैं सरकार, राज्य सरकार की हमने बंद कर रखा है 3 साल से। अब बंद करने का क्या कोई सर्कुलर जारी हुआ था? नहीं, ऐसे ही बंद कर दिया बिना सर्कुलर के, और बहाना कहा कोर्ट में कि साहब टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 3 साल से स्कॉलरशिप योजना फॉर द ऑल कैटेगरी SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी, उन्होंने कहा कि साहब बंद था, लेकिन हम उसको चालू करेंगे। तो 2021 सितंबर में उन्होंने चालू किया। फिर वो तो चालू किया, लेकिन कहा कि हम पूरा फीस नहीं देंगे, जो लिमिट है 15,000 वाला उसी में देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। फिर आगे हम लोगों ने रिसर्च किया कि भाई पैसा सही में क्या नहीं है सरकार के पास। जब रिसर्च किया तो पाया कि CAG रिपोर्ट को हम लोग ने खंगाला। उस समय 2018-19 का रिपोर्ट अवेलेबल था, उसमें हम लोग ने खंगाला तो पाया कि 8800 करोड़ रुपया जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा था, दैट मीन्ट फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसको इन्होंने बड़े ब्रिज, बड़े बांध, मेडिकल कॉलेज, बिजली कंपनियों को लोन देने, अनुदान देने पर खर्च किया, एग्रीकल्चर विभाग के बिल्डिंग बनाने पर खर्च किया 8800 करोड़ रुपया, है ना। इसको जब हम लोग ने हाईकोर्ट को दिया, उसके अलावा हमने अखबारों को भी दिया। हिंदी वालों ने तो नहीं छापा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था उस समय अच्छा से। तो मीडिया ने क्या इस खबर को तवज्जो ही नहीं दिया कहीं भी? दिया था जब इंडियन एक्सप्रेस ने छापा इसको, उसके बाद तो जैसे ये है, उसके बाद उन्होंने उसको छापा। जैसे ये, अगर आप देखें, ये है, ये रिपोर्ट जब छपा इंडियन एक्सप्रेस में, इसके बाद सरकार ने और मीडिया घरानों ने उसको कैच किया और स्टोरी चलाया। जब हाई कोर्ट के सामने गया, जज के सामने, सुनवाई एक्चुअली लेट हो गया, बड़ा डिले चलता है हाई कोर्ट। तो जून में ही अप्रैल मई जून में सुनवाई हुआ, तो फाइनल सुनवाई था। चीफ जस्टिस ने जब देखा हम लोग का जवाब, तो 8800 करोड़ का हम लोगों ने सबूत दिया कि ऐसे ऐसे डाइवर्जन किया है इन्होंने, पुल बनाने, रोड बनाने, हॉस्पिटल बनाने और बिजली कंपनियों को लोन देने में खर्च किया है, और कहता है पैसा नहीं है हमारे पास। चीफ जस्टिस ने देख के वो बोले कि दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर एंड बिग मैटर, दिस इज मैटर लाइक कॉमनवेल्थ स्कैम, देर आर ऑल्सो सिमिलर केस। उन्होंने कहा, उनका ऑब्जर्वेशन था जो कि रिपोर्टेड नहीं है, ना रिकॉर्ड पर है, लेकिन उस समय उन्होंने जज साहब ने कोर्ट में कहा कि साहब ये कॉमनवेल्थ घोटाला के जैसा है। कॉमनवेल्थ घोटाला में भी SC/ST के वेलफेयर का जो शेड्यूल का सब प्लान का पैसा था, उसको सुरेश कलमारी जी ने लगा दिया था। तो उसके दोषी निकले सुरेश कलमारी आज जेल में हैं। तो ऐसा गड़बड़ हुआ। तो हाईकोर्ट ने कहा हम लोगों को उस दिन कि हम इस केस को अभी बंद कर रहे हैं और आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप एक डिटेल में PIL फाइल कीजिए, ताकि हमको समझ में आए पूरे डिटेल में। फिर हम लोगों ने डिटेल में PIL दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट में फिर फाइल कर दिया। इसी दौरान मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने इस स्कीम में एक तब्दीली ये किया कि उसने फंडिंग पैटर्न को चेंज कर दिया। जो पहले था कमिटेड लायबिलिटी का, कि बिहार सरकार पर था 115 करोड़ बिहार सरकार खर्च करता, और उससे ऊपर जो खर्च होता वो केंद्र देता। लेकिन बिहार सरकार 60 करोड़ से ज़्यादा कभी खर्च नहीं किया। जैसे देखिए रिपोर्ट है, इनको पिछले 3 साल में, जैसे 16, 17, 18,
से लेकर के 19-20 तक एक भी रुपया नहीं मिला केंद्र से, क्योंकि ये उस फार्मूला कमिटेड लायबिलिटी फार्मूला के तहत जो इस पर 115 करोड़ का लिमिट था, इसको खर्च करना था, उससे ऊपर 200-300 जो होता सारा पैसा केंद्र देता, लेकिन ये करते ही नहीं थे, इम्प्लीमेंट ही नहीं करते थे। और इसलिए इसी बीच 2001 मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने इस योजना के गाइडलाइन में परिवर्तन किया, बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया। फर्स्ट परिवर्तन उन्होंने किया कि फंडिंग पैटर्न को चेंज कर दिया। पहले क्या फंडिंग पैटर्न था, अगर आप उसके बारे में बताएं। पहले था कमिटेड लायबिलिटी का फार्मूला, उसके तहत हर राज्य सरकार पर एक फिक्स राशि बांध दिया जाता था कि साहब आप इतना खर्च करेंगे और उससे ऊपर जो भी खर्च होगा वो केंद्र देगा। तो बिहार पर वो था 115 करोड़, अन्य राज्यों पर तो 1100-1200 करोड़ था, लेकिन बिहार पर मात्र 115 करोड़ था। फिर भी बिहार सरकार 115 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाता था। तो और यदि बिहार सरकार 115 करोड़ से ज़्यादा खर्च करता, 115 करोड़ से ज़्यादा कितना भी करता, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, वो सारा पैसा केंद्र सरकार देता। लेकिन इन्होंने लिमिट 115 करोड़ से बहुत कम, मात्र 60 करोड़ का खर्च कर रखा है, जैसा रिपोर्ट है 2000। अगर आप सालाना बता पाए कि किस साल कितनी राशि खर्च हुई। 2017-18 में इन्होंने 60 करोड़ खर्च किया, 2018-19 में इन्होंने 58.58 करोड़ रुपए खर्च किया, 2019-20 में मात्र 23 करोड़ रुपया खर्च किया। तो कमिटेड लायबिलिटी फार्मूला के तहत इनका जो एक्सपेंडिचर है अंडर कमिटेड लायबिलिटी फार्मूला है, तो इसलिए इनको एक भी रुपया केंद्र से नहीं मिला, 0 रुपया। देख लीजिए, ये केंद्र सरकार का रिप्लाई। क्योंकि उतना कैप ही नहीं खर्च हो पाया, उतना इनको अपने हिस्से से करना था। 115 करोड़ खर्च ही नहीं हो पाया, तो केंद्र सरकार की तरफ से बाकी सहायता नहीं मिली जो उससे ज़्यादा मिल सकती थी। ना करता बिहार सरकार, उससे ज़्यादा खर्च वो मिलता नहीं मिला। फिर 2021 में जो फार्मूला चेंज किया फंडिंग पैटर्न, वो 60 और 40 के अनुपात में है। 60% केंद्र सरकार देगा और 40% राज्य सरकार देगा। अच्छा, ये हो गया। दूसरा चेंज किया केंद्र सरकार ने कि दलित और बच्चों को स्कॉलरशिप से वंचित ना होना पड़े और फीस पेमेंट के अभाव में उनको कॉलेज परेशान ना करें, इसलिए कहा कि एक फ्री सिप कार्ड इंट्रोड्यूस किया स्कीम में। फ्री सिप कार्ड, वो कार्ड राज्य सरकार इशू करेगा और वो गारंटी कार्ड होगा, और उस कार्ड को लेकर जो दलित बच्चा जाएगा किसी भी शिक्षण संस्थान में, तो उसको बिना किसी पैसे के पेमेंट के 0 फीस पर एडमिशन होगा, और जो फीस होगा बाद में स्कॉलरशिप के माध्यम से स्टूडेंट के अकाउंट में जाएगा, और स्टूडेंट को उसको 1 सप्ताह के अंदर, जब स्टूडेंट के खाते में पैसा आ जाएगा तो 1 सप्ताह के अंदर उसको शिक्षण संस्थान को दे देना है। तो इसको फिजिबल कर दिया एक कि ताकि दलित बच्चों पर कोई दबाव ना हो, बर्डन ना हो। तीसरा किया कि जो एक इस योजना में एकेडमिक अलाउंस होता है, जो फीस के अलावा होता है, अनुरक्षण भत्ता हिंदी में बोलते हैं, उसको इन्होंने कहा सरकार ने कि इसको महंगाई भत्ता से जोड़ दिया। जो महंगाई दर बढ़ता है, खुदरा महंगाई दर, उसके अकॉर्डिंग प्रति वर्ष उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन बिहार में ये कुछ सारा चीज़ ठप है, और राज्य सरकार ने कह दिया कि हम इस गाइडलाइन को ही इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लिखित में कहा कि हम इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसके लिए पैसे हमारे पास नहीं। अभी जो रिप्लाई दिया है उसके अनुसार ये है। कोर्ट में ये जवाब सरकार के तरफ से दाखिल किया। हाँ, कोर्ट में सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत फ्री सिप कार्ड हम बच्चों को देंगे और उनका पूरा फीस का भुगतान करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको पहले जैसा मैंने बताया कि 2018-19 के CAG रिपोर्ट के अनुसार 8800 करोड़ इन्होंने बड़े पुल, बड़े बांध, मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग बनाने, एग्रीकल्चर विभाग का बिल्डिंग बनाने और बिजली कंपनियों को अनुदान और लोन देने पर खर्च किया। एक चीज़ जो और समझनी है, ये सारी वो चीज़ें जो केस से संबंधित है और सरकार के जो फाइनेंशियल्स है, जिस पे एक बहुत बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, उस पर है। एक सामाजिक दृष्टिकोण से मेरा सवाल ये है कि ये जो छात्रवृत्ति थी, स्कॉलरशिप है, ये अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए है, ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें, पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई ना छूटे। लेकिन इस स्कॉलरशिप के बाद क्या आपको समुदाय में इसका क्या असर आपको देखने को मिला है? किस तरीके से उनकी पढ़ाई अब प्रभावित हो रही है? प्रभावित हुई है। जैसे इन्होंने बंद कर दिया
लिमिट लगा दिया था कि 15,000 प्राइवेट संस्थान वालों को 15,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, NIT और अन्य केंद्रीय संस्थानों को 17,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, IIT और IIM को 90,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो 2015-16 में इन्होंने ये डिसीजन लिया। तो 2015-16 में ये डिसीजन नहीं लिया था, उस समय 1,55,000 बच्चों को इसका फ़ायदा मिला था। लेकिन 2016 में, मई 2016 में ये डिसीजन हुआ, 4061 जो रिजोल्यूशन है SC/ST विभाग का, बिहार सरकार का, वो 2016 मई 2016 का है, तो 16-17 वित्तीय वर्ष में है। उस वर्ष में जैसे ही ये लागू किया, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया। उसका रिकॉर्ड देखिए, उस 16-17 में मात्र 37,372 बच्चों को इस योजना का लाभ मिला। मतलब 1,55,000 से सीधा 37,000 पे बच्चों की संख्या की गिरावट हुई। मोर देन 1,10,15,000 स्टूडेंट लोग पढ़ाई छोड़ दिया। ये सबूत है रिकॉर्ड पर, रिकॉर्डेड सबूत है। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई 1,00,000 बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ा वो कौन होंगे। निश्चित तौर पर टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे थे जो इस स्कीम के मदद से पढ़ रहे थे, और जैसे ही बंद हुआ था सबका पढ़ाई चौपट बंद हो गया। ये है, ये असर है इसका। और बिहार में नहीं इम्प्लीमेंट होने के कारण, तो बिहार का जो GER है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, और ये तो ऑलरेडी जनरल के मामले में भी बिहार में कम है, लेकिन SC/ST के मामले में बहुत कम है। और केंद्र सरकार का जो ये स्कीम है, इसका मेन उद्देश्य यह भी है कि इसको GER को बढ़ाना है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है। जैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अप्राइजल कमेटी अंडर द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। उस कमेटी में एम्फसाइज किया केंद्र सरकार ने कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसमें एक ये है कि टू ब्रिंग अप द GER इन हायर एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट टू नेशनल एवरेज। अभी राष्ट्रीय स्तर पे क्या एवरेज है और बिहार का क्या एवरेज है SC/ST समुदाय के बच्चों का इनरोलमेंट में? इनरोलमेंट रेशियो मेरे पास जितना जानकारी है उसके अनुसार 23 है बिहार का, ऑल ओवर इंडिया का, और बिहार का 11 या 12 है बिहार का। मतलब लगभग आधा है, देश के राष्ट्रीय औसत से आधा राज्य का औसत है। तो ऐसे में जहाँ पे जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चे पढ़ाई से ऐसे ही दूर हैं, उन्हें कई सामाजिक बंधनों को तोड़ के आगे आके पढ़ाई करनी पड़ती है, और ऐसे में जब ये स्कॉलरशिप भी बंद कर दी जाती है, तो इसके पीछे आपको सरकार की क्या मंशा लगती है, कि क्या वजह है कि कुछ खास समुदाय जो बहुत आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे थे, जब वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके से सरकार की मंशा बदल रही है? देखिए, ये सरकार जो बिहार में वर्तमान में है, नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार, RJD कांग्रेस का समर्थन है, उसको लेफ्ट का भी समर्थन है। ये अपने आप को बोलते हैं कि हम दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन इससे टोटली उल्टा काम हो रहा है। यदि केवल एक इस स्कीम का ये हाल है, तो अन्य स्कीम को अगर देखेंगे तो उसका भी बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं इसको इसलिए उठा रहा हूँ मजबूती से, क्योंकि इसका जुड़ाव हायर एजुकेशन से। बाकी तो मान के चलिए 10th से 12th से पहले का है, तो उसमें नहीं भी देगा सरकार तो गरीब आदमी जिस तरीके उसको 12वीं तक पढ़ा दे। लेकिन 12वीं के बाद जो हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में फीस का होता है मामला, इसमें इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ। लेकिन अन्य योजनाओं का भी हाल बहुत बुरा है। ये राज्य सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों और माइनॉरिटी के लोगों के लिए जो कर रहा है अमित, ये ढोकोसला है इनका, मेरा आरोप है ये। देयर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट शोज ये लोग दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ में काम कर रहे हैं। उतना खिलाफ मैं दावे से कह सकता हूँ, उतना खिलाफ उत्तर प्रदेश का BJP सरकार भी काम वहाँ नहीं करे जितना ये लोग पॉलिसी को पैरालाइज करके कर रहे हैं। क्या यही वजह है, जैसा आप बता रहे हैं, कि हायर एजुकेशन जो है वो पढ़ना मुश्किल होता है, उसकी फ़ी अफोर्ड कर पाना मुश्किल है, 10th तक तो बच्चे किसी तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, माँ बाप पढ़वा लेते हैं। क्या यही वजह है कि
दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक बच्चों के रेशियो में गिरावट देखने को मिलती है 10वीं के बाद से, उनके एडमिशन कम होते हैं, क्या ये वजह है? ये बड़ा वजह है। ये जो वजह है ये बहुत बड़ा वजह है। आप अगर स्टडी करेंगे ना, हम लोगों ने किया है, मेरे पास मैं वो लेके ना आया डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ ओबीसी का तो जाए बजाय जनरल के समान है, लेकिन जो माइनॉरिटी है और एससी एसटी है, उसका जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में वो बहुत कम है, राष्ट्रीय एवरेज से बहुत कम है। द रीजन बिहाइंड इट दिस स्कीम, द पैरालाइज, जो बिहार सरकार ने इस स्कीम को पैरालाइज कर दिया, ये कारण है इसका। तो जिस तरीके से ये पूरा अभी मामला चल रहा है, कोर्ट में ये मामला है, आपको क्या लगता है कि सरकार, कोर्ट कब तक इस मामले का निपटारा हो पाएगा कि बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो? क्योंकि अंततः जो बच्चे लाभान्वित होने चाहिए तो वो हो नहीं रहे हैं, तो वो कब तक, आपको क्या लगता है कि ये कितना समय लग सकता है इसमें? देखिए, हमारी न्यायालय में भी गुहार है, मांग है न्यायालय से कि सर आप इसको जल्दी टेकअप कीजिए और जल्दी इसको रिजल्व कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा डायरेक्शन भी है हाई कोर्ट का, जो पिछली बार उन्होंने हमको कहा कि फ्रेश पिटीशन फाइल करो, तो उसमें उन्होंने लिखा भी कि हम इसको प्रायोरिटी में सुनेंगे, ठीक है। तो सुन रहा है, हमें ये है, विश्वास है कि हाई कोर्ट जल्दी इस पर निर्णय लेगा और उसके बाद हम लोग को न्याय मिलेगा, और जब हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा तब बिहार सरकार मजबूर होकर इसको चालू करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे नहीं करेगा ये चालू, बिहार सरकार ऐसे नहीं करेगा, लेकिन हम लोग कोर्ट्स में जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारा अधिकार है, तो हम लोग लड़ेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि 6 महीना टाइम और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपने सुना, जो हमारे दर्शक हैं वो ये मामला समझ रहे होंगे कि ये मामला कितना गंभीर है। और जब भी आप मरीन ड्राइव पे जाएं, अटल पथ पर जाएं और इस तरह के बड़े बड़े जगहों पर जाएं और ये सोचें कि बिहार जो है काफ़ी विकास कर चुका है, काफ़ी डेवलप कर चुका है, तो आप इन बातों को याद ज़रूर रखिएगा कि ये जो इलाके हैं जो बहुत विकसित हो रहे हैं और आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार को, वो किन बच्चों के स्कॉलरशिप के पैसे से बनाए जा रहे हैं और किन बच्चों के थाली से उनके शिक्षा को छीन के सड़कों के निर्माण किए जा रहे हैं। आपको हमारी ये पूरी बातचीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके नज़र में भी कोई मुद्दा हो जो आप चाहते हैं कि लोगों तक सामने आए और उस पर एक ख़ास बातचीत यहाँ होनी चाहिए, आप वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमारे अकाउंट्स को फॉलो ज़रूर करें और इस तरह की बातचीत देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।